नैना का फ़ोन था। कबीर ने धीरे से कहा। तो क्या कहा उसने? दर्शित ने पूछा। एकांक मिल गया है। मतलब वो लड़का जिसने एकांक होने का ड्रामा किया था। ओह ग्रेट। तो फिर? वो बोलता हुआ रुक गया जब उसने कबीर के चेहरे के भाव देखे। नैना कह रही थी ये सब बहुत बड़ी साजिश है। उसने उस जगह को देखा है जहाँ लोग गायब होकर पहुंच जाते हैं और अरे यार लेकिन ये कैसे हो सकता है? कबीर बोला और परेशानी से सर मलने लगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? दर्शित उसे घूरता हुआ बोला। नैना की बातों का तो यही मतलब था। वो रो रही थी और कुछ भी ठीक से बता नहीं पाई, मगर वो कह रही थी कि ये सब किसी पेंटिंग का या सायरन का खेल नहीं, ये सब कुछ लोग कर रहे थे, लोगों की किडनैप करना। और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई और दर्शित ने गुस्से से नजरें फेर ली। कबीर उसे देखने लगा। दर्शित तुम। कबीर ने बोलना चाहा। पहले दिन से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि सब बकवास है, मगर नहीं। वो पेंटिंग श्रापित है, वो पेंटिंग लोगों को गायब कर रही है, वो मनहूस है और पता नहीं क्या क्या बोला तुम लोगों ने उसके बारे में। पता नहीं मैं कैसे इस ड्रामे का हिस्सा बन गया। वो गुस्से से बोला। कबीर उसे देखता रहा। आलिफ लैला की कहानी बनाकर रख दिया है उस जैसे आर्ट को। ऐसा कहीं होता है? पेंटिंग ना हो गई तिलिस्मी हो गई। ये सब होता है, ये डायमेंशन और सायरन वो होती है कि नहीं? कबीर ने उसे देखते हुए शांति से पूछा। दर्शित बोलता हुआ रुक गया और उसे देखने लगा। और किसी ने तुम्हें इन सब का हिस्सा नहीं बनाया, तुम खुद बने। किसी ने तुम्हारी पहचान ली और उसी के मुंह से सब सुना मैंने। कबीर उसे घूरने लगा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? दर्शित उसे गुस्से से देखता हुआ बोला। मैं अपने आप पर शक कर रहा हूँ। कबीर लाचारी से हंसा। क्या मतलब? दर्शित ने आंखें सिकोड़ी। मैं भी गायब हुआ था दर्शित, बस कुछ पल को, और वापस भी आ गया। तब मैंने भी वो सब महसूस किया था। मुझे भी लगा जैसे मैं कुछ देर को किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। जाने वो सब क्या था। अब तो मेरा खुद पर ही विश्वास नहीं है। कबीर सर हिलाता हुआ बोला। दर्शित के चेहरे के भाव नर्म पड़े। वो पहले भी मानता था कि कबीर एक नेक दिल युवक है और लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। सुनो, हम वापस चलते हैं, मुझे उस लड़के से मिलना है। दर्शित आवेश में भरकर बोला। उसे गोली लगी है, हालत गंभीर है। कबीर बोला। जो भी हो, अब यहाँ तो कुछ नहीं रखा ना, मैं टिकट्स अरेंज करता हूँ, ओके? कबीर ने सहमति में सर हिला दिया। दर्शित एक पल तक खुद से संघर्ष करता लगा, फिर बोला। आई एम सॉरी कबीर, मुझे इस तरह तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बोलकर कबीर होटल की तरफ चल दिया। दर्शित भी पीछे आने लगा। हमेशा की तरह फिर कबीर का मन हो रहा था कि वो नियति से बात करे। रात बहुत हो चुकी है, पर हाँ, वो होटल पहुंचकर कोशिश करेगा। दर्शित भी पीछे आ रहा था। उनकी छानबीन करने वाला गुब्बारा फूलने के पहले ही फुस हो गया था। वो दोनों होटल के करीब आ रहे थे जब होटल का एक स्टाफ उन्हें रास्ते में ही मिल गया। अरे आप लोग यहाँ बाहर घूम रहे हैं? वो कुछ अजीब तरह से उन्हें देखता हुआ बोला। हाँ क्यों, कोई दिक्कत है? दर्शित बोला। सर अब मैं क्या बोलूँ, देखिए आप लोग शहर से आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शायद हमारी बात पर यकीन ना करें, मगर हमारे गांव में ना यूं रात के समय घूमना सुरक्षित नहीं, वो भी समुद्र के पास तो बिल्कुल भी नहीं। वो स्टाफ बोला। अब कबीर भी उसकी बात सुनने लगा। अच्छा, ओके, दर्शित ने कहा और घूम कर देखा। अभी अभी वो जहाँ से चले आ रहे थे वहाँ अब भी एक विदेशी पर्यटक अकेली घूम रही थी। उससे कुछ दूर एक भारतीय अधेड़ दंपत्ति भी टहल रहे थे। उस स्टाफ के चेहरे पर संकोच के भाव आए, फिर उसने कहा। उनका चलेगा सर, आप दोनों यंग है, हैंडसम है, मर्द है, खतरा आप दोनों जैसे गेट्स को होता है। क्या? दर्शित और कबीर कोरस में बोले। वैसे उसकी बात सही थी। दर्शित एक सुंदर युवक था और पूरी सज धज के साथ हमेशा बढ़िया कपड़ों में रहता था। कबीर भी अच्छा ही दिखता था बावजूद अपने फटीचर हुलिये के। हमारे यहाँ एक कहानी फैली है काफी लंबे समय से। यहाँ एक खतरनाक बला का साया है। वो हर जगह नहीं मिलती, बस समंदर के पास मिलती है। वो सिर्फ जवान खूबसूरत मर्दों को ही शिकार बनाती है। किसी ने उसे देख लिया तो फिर वो और कुछ नहीं देख पाता, बस गायब हो जाता है।
और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ सर, लोग गायब भी हुए हैं यहाँ से, वो बोला। कबीर और दर्शित अब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अभी अभी ही तो उन्होंने तय किया था कि वो वापस चले जाएंगे, कुछ नहीं रखा यहाँ, और अब ये फिर से क्या सुनने को मिल रहा है। सुनो, तुम और क्या जानते हो इस बारे में? कबीर ने उस स्टाफ से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, हम तो 2 ही साल हुआ यहाँ नौकरी के सिलसिले में आए हैं, पर पूछिए हम क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो बेल बॉय था वो गायब हो गया। हमारा दोस्त ही था वो, और दर्जनों बार उसे समुद्र के पास जाने से मना भी किया था। उस समुद्री बला की कहानी भी सुना चुका था, मगर लगता है खुद ही यकीन नहीं करता था उस पर, तभी तो उसका कुछ पता ही नहीं चला, वो बोला। पर यह है क्या? दर्शित ने पूछा। हमको ज्यादा नहीं पता सर, कल हम आपको नकुल से मिला देंगे, वो सब जानता है, यहीं का है ना। नकुल? टूरिस्ट गाइड। अच्छा ठीक है, गुड नाइट सर। वो स्टाफ अब वहां से चला गया। अब ये क्या था? कबीर बोला। इसकी यारी होगी उस गाइड से, और क्या, दर्शित कड़वाहट से बोला। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, कबीर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। कमरे में पहुंचकर दर्शित अपने एजेंट को फोन कर जा ही रहा था जब कबीर ने उसे रोक दिया। दर्शित रुको, हम कुछ भूल रहे हैं, कबीर बोला। दर्शित उसकी तरफ देखने लगा। माना कि ये सब ड्रामा था, लोगों का गायब होना, किडनैपिंग भी हो सकती है, मगर कुछ सवाल तो अब भी है जिनके जवाब नहीं मिले हैं, कबीर बोला। जैसे? तुमने खुद देखा था कि सायरन जैसी चीज होती है, और फिर एकांक, मतलब वो नकली एकांक और उसके वो पंख, उसका क्या? कबीर बोला। पक्का ऐसा कुछ सच में था? वो नाना झूठ नहीं बोल रही तुमसे, मतलब उसके काले पंख उगे थे, इसकी गवाह बस नैना ही है। अगर वो भी उसके गेम में शामिल हुई तो? दर्शित बोला। नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, वो उससे प्यार करने लगी है, मगर उसके बारे में वैसे ही अनजान है जैसे कि हम, और अकेला एकांक नहीं, उसके जैसे और भी है। क्या? और कबीर ने सिस्टर गायत्री से सुनी कहानी उसे बताई। एक बच्चा जो इस समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती तक हुआ था। हाँ, सही कह रहे हो। अब ये काले पंखों वाले जीव कौन हैं? मुझे जो सायरन मिली थी वो तो ऐसी नहीं थी, उसके पंख तो मोतियों की तरह चमक रहे थे, दर्शित बोला। वही। और फिर दर्शित हम कहाँ हैं? इस गांव में, पटमंजरी में, जहाँ सालों पहले चैतन्य देव शर्मा ने वो पेंटिंग बनाई थी, और हमें अभी पता चल रहा है एक ऐसी बला के बारे में जो समंदर किनारे से लोगों पर हमला करती है, वो भी जवान खूबसूरत छोकरों पर। अगर इसका आपस में कोई कनेक्शन हुआ तो? कबीर बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? दर्शित ऐसे स्वर में बोला जैसे इन सब से बुरी तरह उकता चुका हो, और कबीर उसे दोष नहीं दे रहा था। आखिर उसका अपना दिमाग भी तो चक्कर घिन्नी बना हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ दर्शित कि हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। हम जब यहाँ इतनी दूर आ ही चुके हैं तो थोड़ा हाथ पैर मारने में क्या जाता है? शहर जाकर क्या बदल देंगे हम? वो नकली एकांक अब कहाँ भाग जाएगा? गोली लगी है उसे, वो पुलिस की नजरों में होगा ना, कबीर बोला। कबीर जो थका हुआ सा लग रहा था, उसकी आंखें गोल हो गई। कबीर, वो जरूर सब जानता होगा ना, वो बस मुंह खोल दे तो सारी बात पता चल जाए। हाँ, हो सकता है। वैसे जब मैं उससे बातें किया करता था तब तो वो खुद भी उलझा हुआ लगता था, मगर अब लग रहा है वो बहुत कुछ जानता होगा शायद। पर उसे होश तो आए, नैना बता रही थी उसकी हालत गंभीर है। नियति ने जब अखबार देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इतना बड़ा खुलासा। पुलिस को शहर से बाहर बंद पड़ी एक फैक्ट्री में एक सेटअप मिला है जो बिल्कुल उस पेंटिंग के जैसा है, उसी पेंटिंग जैसा जिसके बारे में बीते दिनों में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। यही नहीं, पुलिस को वहाँ कुछ छोटे मोटे सामान और कुछ फिंगरप्रिंट भी मिले हैं जो गायब होकर लौट चुके विक्टिम के ही हैं। तो बुला कबीर को, मुझे उसे माफ करना है, अंजोरी दंभ से बोली। ये अखबार वही नियति को दिखाने लाई थी। नियति ने उसे घूर कर देखा। क्या ऐसे क्या देख रही है? उसी ने भला बुरा कहा था ना उस पेंटिंग को, और तूने भी क्या कहा था? मेरे हस्बैंड को भी वो पेंटिंग ले गई। अरे कमीना था साला, एक नंबर का, भाग गया किसी के साथ। ये सारे मर्द ना। अच्छा, कल तक तो कबीर बड़ा अच्छा लगता था तुझे, कबीर बोली तो अंजोरी उसे घूर कर देखने लगी। अंजोरी, अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल। और हाँ, मैं और कबीर बस दोस्त है और कुछ नहीं।
रहा सवाल तेरे हस्बैंड का तो तू जाने और वो। नियति बोली। अंजोरी ने मुंह बिचकाया, तभी कबीर की कॉल आने लगी। हेलो। नियति ने जल्दी से फोन उठाया। पहले दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना, फिर कबीर ने उसे फोन पर नैना के बारे में सब बताया। ओह कबीर, तुम टेंशन मत लो, मैं मिलती हूँ उससे जाकर, और जैसा भी होगा तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। नियति उठी, फिर रुक गई। उसने कुछ सोचकर अंजोरी की तरफ देखा। मुझे लिफ्ट दे दोगी? कुछ देर बाद वो नैना से मिली। नैना का चेहरा बता रहा था जैसे वो एक सदी से सोई ना हो। नैना, तुम ठीक हो? देखो टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा, नियति बोली। नैना ने बस सर हिला दिया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। रह रह कर एकांक का गोली लगकर गिरना उसकी आंखों के सामने घूम जाता। हाँ हो तो जाना चाहिए, पर मैंने सुना है बुलेट पेट में लगा है, बेचारा, अंजोरी बोली। नैना ने तुरंत सर उठाकर उसे देखा और नियति ने आंखें बंद कर ली। वो इसीलिए अंजोरी को नैना के पास लाई थी। एक अंजरी, तुझसे पूछा क्या मैंने? नैना खड़ी होती हुई बोली। अंजोरी, अबे तू जोशी भी पंचोरी हो, मुंह बंद नहीं रख सकती। नियति, ये क्या है? अरे मैंने तो बस इतना कहा कि। हाँ तो कहाँ ही क्यों? तू ना कहती तो क्या ताजमहल टूट कर गिर जाता। बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। तो जाना कि अभी यहाँ कॉरिडोर में की 15 नंबर बस आएगी तेरे लिए, नैना बोली। तभी वहां अस्पताल के कुछ लोग आ गए और नैना को शोर करने से रोका। अंजोरी ने नियति की तरफ देखा जो मुश्किल से अपनी हंसी दबाई हुई थी। वो पांव पटकती हुई वहां से चली गई। इग्नोर हर, बेचारी से स्टारडम संभाली नहीं जा रही, नियति उसके साथ बैठती हुई बोली। नैना ने उसकी तरफ देखा। अरे इंस्टाग्राम स्टार बन चुकी है वो, और अब तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये सब प्लान था। अब तो वो ये भी साबित करने से नहीं चुकेगी कि ये सब तुम्हारी नहीं उसकी वजह से एक्सपोज हुआ। पता नहीं इतनी अटेंशन का करेगी क्या। मैं बताऊं, एक टंकी में भरे अच्छा सा मुहूर्त निकाले और डूब मरे, नैना बोली। नियति को फिर हंसी आई, पर उसने खुद को रोका। आखिर नैना इतनी दुखी थी। हमेशा सोचती कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। मैं तो एकांक के लिए टेंशन में थी, और देखिए अभी एकांक ही। उसने फिर रुमाल में चेहरा छुपा लिया। नैना, नियति उसे गली लगाती हुई बोली। सब ठीक हो जाएगा, देखना एकांक भी ठीक होगा, और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। देखो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो क्या ये सब हो पाता। नैना उसे देखती रही। देखो किनारे में बैठकर बातें करना आसान है, मगर सही भी और गलत भी दोनों उनके साथ ही होता है जो आगे बढ़कर कोशिश करते हैं, जैसे कि तुमने की। बाकियों क्या क्या, जब तुम अच्छा करोगी ताली बजा देंगे, जब कुछ गलत होगा कोसने आ जाएंगे। तो हमें जो करना है वो तो करना है, ओके, नियति बोली। नैना ने सहमति में सर हिलाया। नियति ने उसके बाल ठीक किए। वो जब भी दुखी होती उसका हुलिया छोटी बच्ची जैसा हो जाता था। तुम वहां से आई कैसे? नियति ने पूछा। पहले तो मैं डर गई थी कि इतनी दूर से कैसे सब कर पाऊंगी। एकांक का बहुत खून बह गया था, मगर फिर वो भाग गया जिसने उसे शूट किया था। पहले तो समझ में ही नहीं आया क्यों, पर बाद में कुछ लोग वहां आ गए। मेरी कार उस बंद फैक्ट्री के बाहर ही खड़ी थी ना, वो उनको अजीब लगा तो वो देखने चले आए। बस कभी कभी सोचती हूँ वो नहीं आए होते तो। नियति ने उसे चुप कराया और पानी दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर आचार्य अपने स्टाफ के साथ पहुंचा। उसने पहले तो एकांक का हाल चाल जाना। उसकी हालत गंभीर थी और वैसी ही बनी हुई थी। फिर उसने नैना से बात की। हमेशा की तरह वो इतनी कोमलता से बात कर रहा था कि नैना और भावुक होने लगी। क्या कोई चांस है कि ये सब वैसा ना हो जैसा नजर आ रहा है? नियति बोली। नहीं मैडम, सब कुछ बहुत बारीकी से प्लान किया हुआ था और एक बड़ा गिरोह सक्रिय है इसमें, इंस्पेक्टर आचार्य बोला। गिरोह ऐसे कामों में? नियति ने पूछा। हो सकता है ये सब किसी कल्ट, किसी पंथ से जुड़े हुए लोग हो। ऐसे लोग ये सब आतंक फैलाने या पैसों के लिए नहीं करते, इनके अपने मकसद होते हैं। आखिर एक काल्पनिक जीव को अस्तित्व में लाने का और क्या मतलब होगा? हाँ ये हो सकता है, नैना सोचती हुई बोली। अब भी बहुत बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग हैं, जिनमें हमारे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर बहल और हवलदार जयेश मिश्रा भी है। हमारी प्रायोरिटी उनकी तलाश है। आप इस बारे में कुछ जानती है? अरे उन्हें वापस लाना जरूरी है क्या? नैना के मुंह से निकला। नैना, नियति ने टोका।
मैं जानती तो नहीं, पर मुझे लगता है जो लोग पागल हो जाते हैं वो गिरोह के लोग उन्हें छोड़ देते हैं, और जो पागल नहीं होते वो वापस नहीं आते। इंस्पेक्टर बहल को ही लीजिए, वो अब और कितने पागल होंगे। मेरा मतलब है वो नहीं हुए होंगे तो नहीं लौटे। नैना बोली। इंस्पेक्टर आचार्य सोचने लगा। हाँ, ऐसा हो तो सकता था। दूसरी तरफ सुबह का वक्त था। कबीर और दर्शित तैयार होकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां वो लड़का मौजूद था जो उन्हें पिछली रात मिला था, जिसने उन्हें बताया था किसी समुद्री बला के बारे में, वो जो खास तौर पर जवान मर्दों को शिकार बनाती है। उसने दोनों का अभिवादन किया और उनका परिचय एक युवक से कराया। उसका नाम नकुल था और वो वहां का सबसे घुटा हुआ गाइड था। नकुल ने भी दोनों का अभिवादन किया। वो बाहर निकले और दर्शित ने कार की चाबी नकुल को दे दी। नकुल ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और अपनी व्यवसाय सुलभ मुस्कान के साथ बोला, सर कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप? आज ही आए हैं क्या? हाँ यार, घूम ही तो रहे हैं कब से, कबीर बड़बड़ाया। क्या? कुछ नहीं, तुम ये बताओ यहाँ की पुरानी बिल्डिंग कौन कौन सी है? म्यूजियम है, एक टावर है, लाइब्रेरी है और झील के पास वाला गेस्ट हाउस है। ठीक है, हम गेस्ट हाउस चल रहे हैं, दर्शित बोला। अच्छा जी, ठीक है। नकुल ने कार स्टार्ट की और वो चल पड़े। कबीर और दर्शित एक साथ कार की पिछली सीट पर बैठे थे। सारी परेशानियों और उलझनों से परे उनका दिमाग इस ओर भी बराबर से था कि ये गांव पटमंजरी कितना सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बेल बॉय है जिसने हमें तुमसे मिलाया, संदीप? हाँ वही, मैं नाम तो नहीं जानता, पर वो कल कोई कहानी सुना रहा था। वो कह रहा था कि रात में बीच पर घूमना सेफ नहीं। दर्शित ने बोला। उन दोनों का ही ध्यान गया कि एक पल के लिए स्टीयरिंग थमा हुआ नकुल का हाथ कांप गया। जी सर, एक्चुअली वो होता है ना, हर जगह की अपनी कुछ कहानियां होती है। इस गांव की भी है। यहाँ रात में समुद्र तट पर घूमना खतरनाक है। नकुल बोला। सबके लिए? कबीर ने पूछा। नहीं जी, बस छोकरों के लिए। कहते हैं अकेले घूमते छोकरे तो पक्का शिकार बनते हैं। शिकार? और वो भला किसका? जलपरी का, वो एकदम से बोला। जलपरी? दर्शित ने हैरानी से पूछा। जानता हूँ आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर यहाँ के लोग इसे सच मानते हैं। तो वो सच में होती है जलपरियाँ? दर्शित बोला। जलपरियाँ नहीं, बस एक जलपरी है जिससे यहाँ के लोग डरते हैं। कई छोकरे गायब हो चुके हैं, कुछ गायब नहीं भी हुए तो दावा करते हैं कि वो उसे देख चुके हैं और उससे बाल बाल बचे हैं। और वो कौन है? पता नहीं, बस एक प्रेत है। हम थोड़ा घूम कर चले, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, कबीर बोला। और कुछ देर बाद उन्होंने कच्ची सड़क पकड़ ली और जंगल के भीतर से चल दिए। आखिरकार नकुल ने उन्हें वो दिखाया, मछुआरों की बस्ती। वो समंदर किनारे ही मगर उससे काफी दूर पर बसे हुए थे। उनके छोटे छोटे घर थे, कुछ पक्के थे तो कुछ की छत नारियल के सूखे पत्तों को छाकर बनी हुई थी। दिन का समय था तो वो सभी काम में लगे हुए थे। छोटी छोटी नौकाएं पानी में हिचकोले खा रही थी और वो जाल डाले हुए थे। नकुल ने कार रोक दी। वो बड़ा ही मनोरम दृश्य था। दोनों थे वहां, समंदर भी और हरियाली भी। नकुल अपना काम बखूबी कर रहा था। वो एक गाइड था और हमेशा की तरह अपने मेहमानों को वहां की सबसे प्रचलित रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुना रहा था। कहते हैं वो भी मछुआरों की बस्ती से आई थी। वो दूर बस्ती को देखता हुआ बोला। कौन कौन आई थी? वही जलपरी। वो भी मछुआरन ही थी और उसका नाम था वसुमती। बहुत ही सुंदर थी वो। उसकी सुंदरता के तो चर्चे थे। कोई भी उसे देखता तो उस पर लट्टू हो जाता। खुद उसे भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। जब भी कोई उसके परिवार के सामने शादी की बात छेड़ता तो वो मना कर देती। वो कहती कि बस्ती में तो कोई भी उसके लायक है ही नहीं, उसके लिए तो कोई राजकुमार आएगा दूसरी दुनिया से। और वो एक दिन आया भी। क्या? कबीर और दर्शित एक साथ बोले। हाँ, ये जगह पर तो सभी घूमने आते ना, तो आया था एक बड़ा ही सुंदर चेहरे वाला छोकरा यहाँ। हर कोई तो उस सुंदर मछुआरन वासुमती के रूप के दीवाने थे, मगर जब वासुमती ने उसे देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। उसे लगता था उसका राजकुमार आ गया।
एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था, जाने उस सुंदर छेकरे को क्या सूझी। वो एक नाव लेकर समुंदर में उतर गया। उसे चांदनी देखनी थी। नाव लेकर वो समुद्र में कुछ आगे पहुंच गया और वहीं ठहर गया। वो आराम से चांद को निहारने लगा। वासुमती उसे देख रही थी। वह पहले ही उस पर मुग्ध थी। उसने उसे रिझाने की सोची और वो निर्वस्त्र हुई और पानी में उतर गई। वो तैरती हुई गई और उसकी नाव के पास जाकर पानी से सर बाहर निकाल लिया। जब उस युवक की नज़र उस पर पड़ी, वो भी बड़ी दुविधा में था। ऊपर आकाश के चांद को देखे या इस चांद को जो पानी से निकलकर उसे ही निहार रहा था। वासुमती ने उसे उकसाया। वो बाहर आने को होती, फिर रुक जाती और फिर बिना कुछ कहे वो लौट गई। वो युवक बेचारा, हर तरफ पानी था और वासुमती उसकी नाव पर आग लगा गई। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।